भाई देखिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है क्योंकि उत्तर प्रदेश का चुनाव अपने आप में बड़ा खास है। इसे मिनी भारत कहा जाए तो मिनी भारत के चुनाव को भी आप इसे कह सकते हैं कि लगभग उसी तरीके का चुनाव होता है। 403 सीटें और वहाँ पर चुनाव होना, और दलों की स्थिति देखें तो राष्ट्रीय दल की एक की स्थिति मजबूत है और एक की स्थिति आपके सामने है। उसकी क्या स्थिति है? क्षेत्रीय दलों की स्थिति में दो ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो सत्ता के प्रमुख रहे हैं अपने दम पे, पहले बैसाखी के सहारे और बाद में अपने दम पर। तो ऐसा भी नहीं है कि उनकी स्थिति कमजोर है। लेकिन नावेद भाई, दो तीन विषय हैं जो बड़े खास हैं जिन पर बात होनी चाहिए। समाजवादी पार्टी और बसपा, क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा था, आपने भी सुना होगा, बहुत सारे लोग इस चीज को कहते रहे कि बसपा की जमीन जो है वो चली गई, बसपा जो है खत्म हो चुकी है, बसपा जो है कहीं नहीं रही है। लेकिन अचानक से चुनाव आ रहा है तो बसपा की जो सक्रियता है वो बढ़ जाती है। वो बसपा जो कभी सबसे महत्वपूर्ण दल होता था, ताकतवर होती थी, ये कहा जाता था कि जिधर चला जाए गठबंधन में अपने मतदाता को लेकर चले जाते हैं। लेकिन स्थितियां बहुत सारी हैं। एक तो बसपा के फैक्टर को लेकर आप क्या सोचते हैं कि बसपा कितना बड़ा उत्तर प्रदेश के अंदर गणित बिगाड़ सकती है अगर अकेले लड़ेगी? ये बड़ी बात है, अकेले लड़ेगी, साथ में आके लड़ेगी तो फिर तो अलग समीकरण बन जाएंगे। दूसरी बात, समाजवादी पार्टी की साइकिल जो है वो भी शहरों की तरफ नहीं चली है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल लगातार चलता रहा है कि भाई आखिर समाजवादी पार्टी की जो साइकिल है वो अभी कहाँ चल रही है, वो अभी देहात के अंदर खेतों में दौड़ती नहीं दिख रही है, ऐसा लोग बोल रहे हैं। उस पर भी एक बात करी जाएगी। एक और महत्वपूर्ण बात जिसकी हम बात कर रहे थे कि जो छोटे दलों की स्थितियां हैं, जैसे पिछली बार कोई किसी के साथ था, इस बार वो अपनी जगह छोड़ चुका है, राजभर जी जैसे ऐसे भी दल हैं, उन्हें लेकर भी क्या आप सोचते हैं कि इस बार का चुनाव जो है वो योगी जी का प्रथम जो कानून व्यवस्था, दूसरा जो विकास मॉडल की बात हो रही है, तीसरी बात जो एक सबसे बड़ी ताकत है कि भाई राष्ट्रवाद पर चुनाव किया जाए, ये बीजेपी का फैक्टर जो मेन इस चुनाव में हो सकता है? शायद मैं गलत हूं, नावेद भाई जी। आप बिल्कुल, आपने ये बात सही कही कि 27 में चुनाव है, लेकिन पूरी चुनावी तैयारियां इसी वर्ष होनी है। जी, क्योंकि 27 के शुरुआती दौर में, 27 में समय नहीं मिलेगा, केवल चुनाव होना है 27 के शुरुआती दौर में, तो हाँ, ये 27 वर्ष में तो सैनिक सज महत्वपूर्ण है। जाएंगे लड़ने के लिए। कि ये 7-8 वर्ष में जो होना है, 7-8 महीने में ये पूरी तैयारी करना है। और ये चुनाव बहुत बड़ा है। ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यदि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार यूपी में जीत जाती है तो ये मान जाइएगा कि भारतीय जनता पार्टी का जो अस्तित्व है वो केंद्र में, जो पूरे देश में जो स्थापित है भाजपा और उसकी सत्ता, यदि तीसरी बार भी भाजपा यूपी में फतेह हासिल कर लेती है तो ये मान जाइएगा जैसे कांग्रेस का जमाना रहा था 2-3-4 दशक, लंबे समय तक पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी स्थापित रहेगी सत्ता के साथ, यदि तीसरी बार भी जीत जाती। और यदि हार जाती है यूपी में, तीसरी बार नहीं जीत पाती है, तो भरभरा के धीरे 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 वो जो किला वर्चस्व है वो है, जो ढहने की ऑरा स्थिति है, में आएगा, आप ये कह रहे हैं? भाजपा केंद्र से मतलब भी यूपी आने वाले यूपी तय समय में, करेगा? आपको लगता है यूपी तय करेगा कि भारतीय जनता पार्टी यूपी का तय अगला करेगा। भविष्य क्या होगा? हाँ, अगला भविष्य क्या होगा और केंद्र में सत्ता कितने राउंड और हो सकती है या खत्म हो जाएगी, क्योंकि यूपी ही आधार है। देखिए, हाँ, यूपी आधार इसलिए है क्योंकि भाजपा का पूरा आप रिकॉर्ड देखिए, उसका ग्राफ देखिए, तो उसके 3 स्टेप हैं। 3 स्टेप है जब भाजपा का उदय हुआ है या भाजपा का विकास हुआ है या भाजपा आगे बढ़ी है। एक राम मंदिर, राम मंदिर से भारतीय जनता पार्टी स्थापित हुई, देश में बढ़ी, उसके नंबर्स हुए, वो सत्ता में आई। दूसरा स्टेप जो महत्वपूर्ण है, जिसकी बातें हम लोग कम करते हैं, कि जब उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाते हैं अमित शाह ने दस्तक दी और यहां जाति का कॉम्बिनेशन बनाया और ये विचार किया और इस पर काम किया कि उत्तर प्रदेश में जहां जाति पर आधारित चुनाव होते हैं, हम यहां भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ों को, दलितों का रिश्ता स्थापित करें। उन्होंने यूपी में कई पिछड़े आ, नेताओं को, पिछड़े छोटे छोटे दलों के नेताओं को अपने साथ जोड़ा और यूपी में
और भी ज्यादा मजबूत यूपी को किया। तीसरा स्टेप जो सबसे बड़ा है सफलता का, कि फिर उसके बाद क्या होता है कि योगी जी का चेहरा स्थापित होता है, एक हिंदुत्व का चेहरा, एक विकास का चेहरा, एक बीमारू राज को एक बहुत ही स्टैब्लिश राज बनाने का चेहरा, एक वो चेहरा जो धर्म के साथ, आध्यात्म के साथ विकास की भी बात करता है, एक वो चेहरा जो सुरक्षा का दावा करता है, जो बुलडोजर चला के माफियाओं को डराता है और उत्तर प्रदेश की जनता को सुरक्षा देता है, महिलाओं को सुरक्षा देता है, दंगों से किसी हद तक मुक्त करता है। इस चेहरे ने भारतीय जनता पार्टी के तीसरे कदम को और मजबूत किया और भाजपा पूरे देश में स्थापित हो गई। कहने का मतलब केवल इतना है कि भाजपा की आत्मा, भाजपा का बीज, भाजपा की जड़ और भाजपा का जो पूरी नींव है वो उत्तर प्रदेश से है। अगर उत्तर प्रदेश में जमी रहती है भाजपा तो पूरे देश में जमी रहेगी, कई राज्यों में जमी रहेगी और केंद्र की सत्ता में जमी रहेगी। और अगर भाजपा का कहीं ना कहीं कमजोर पड़ती है, भाजपा की जड़ कमजोर होती है उत्तर प्रदेश से, तो पूरे देश में भाजपा का धीरे धीरे डाउनफॉल शुरू हो जाएगा। अभी स्थिति क्या है? अभी एक बहुत ताकतवर दो बाइपोलर शक्तियां हैं। पहली भारतीय जनता पार्टी यानी एनडीए और दूसरी समाजवादी पार्टी और उसके साथ कांग्रेस और उसका गठबंधन और उसके एक कंसेप्ट जिसको पीडीए कहा जा रहा है, वो जो हमेशा से समाजवादी पार्टी और समाजवादी दल कहते रहे, सामाजिक न्याय की बात, पिछड़ों दलितों को साथ में लेने की बात, ये दो मजबूत मोर्चे हैं। नावेद भाई, एक चीज आपने कही कि यहां पर अखिलेश यादव मतलब सपा और कांग्रेस राहुल गांधी दोनों का एक गठबंधन है, जो राष्ट्रीय गठबंधन जिसे कहा जाता है, इंडी गठबंधन जिसको कहा गया। लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर अभी तक भी आप देखें, चुनावी माहौल में उत्तर प्रदेश है, लगातार यहाँ पर हर कोई सक्रिय है, भारतीय जनता पार्टी लगातार मैदान में है, लेकिन अभी तक भी दोनों बड़े नेताओं का कोई एक कहते हैं ना चुनावी शेड्यूल, कुछ तो कहीं एक दस्तक दें। मायावती जी ने दस्तक दी है, अभी पहले भी दी थी और अभी फिर दे रही है, 14 तारीख को फिर बहुत बड़ी रैली करने जा रही है, मतलब कुछ तो हिला रहे हैं। अखिलेश जी और राहुल गांधी जी अभी तक दोनों जो बड़े पिलर हैं जिसे आप कह रहे हैं, अभी तक दोनों साथ उत्तर प्रदेश की जमीन पर दिख नहीं रहे हैं, कहीं भी कुछ ऐसा आया नहीं है। तो ये एक संकेत ऐसा भी लगता है कि शायद कि इस बार भी अकेला चुनाव लड़ने वाली नीति आ जाए, मेरा एक आकलन है शायद। ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी एक शक्तिशाली सत्तारूढ़ पार्टी से, और वो जो 24 घंटे हर समय तैयारी चुनावी करती है, जिसका कंसंट्रेशन पूरा उत्तर प्रदेश में ज्यादा है पूरी भाजपा का, उस भाजपा से लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी अपने अलायंस कांग्रेस के साथ उसका कोई भी सामंजस्य दिखाई नहीं दे रहा। वो साथ में नजर भी नहीं आ रहे हैं, उनकी ट्यूनिंग भी नजर नहीं आ रही है, कोई रणनीति भी नजर नहीं आ रही है, कोई साझा कार्यक्रम भी नहीं हो रहा है। वो सरकार के खिलाफ एकजुट होकर लड़ भी नहीं रहे हैं, उनके नेता साथ में रणनीति बनाते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, जबकि बहुत बड़ा मुकाबला करना है। ये बात बिल्कुल सही है। यहां तक मैं तो ये कहता हूं कि जो इतनी बड़ी सफलता लोकसभा में 24 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को मिल गई, उसका सेलिब्रेशन मनाते हुए भी नजर ये नहीं आए, ये कभी उसका जश्न मनाते हुए साथ में दिखाई नहीं दिए। कोई ऐसा मौका नहीं रहा जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और उसके साथी कांग्रेस के जीते हुए सांसद इकट्ठा होते, सरकार पर दबाव बनाते, कोई प्रदर्शन करते, कोई मांग करते, कोई सम्मेलन करते। इतना समय गुजर गया, सामने नहीं आया, जीत का जश्न तक नहीं मनाया इन्होंने, साथ में 1 और 1 11 बनते हुए नजर भी नहीं आए, जबकि एक बहुत बड़ी जीत थी। ये बात आपकी सही है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि ये अलग होंगे, क्योंकि अलग होने से सीधी सी बात है, अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को लेकर बड़ा असहज महसूस कर रहे थे। आपने इस बात पे गौर किया होगा कि अखिलेश यादव की यह रणनीति बहुत अच्छी थी कि हम मुस्लिम परस्ती से दूर हटने के लिए, उन आरोपों से बरी होने के लिए वो मुसलमानों को ज्यादा तवज्जो नहीं दे रहे थे, उनके मुद्दों पर उनको मंच पे जगह नहीं दे रहे थे, टोपी नहीं पहन रहे थे, टोपी नहीं पहना रहे थे। लेकिन जब ये ओवैसी फैक्टर सामने आया, जब महाराष्ट्र में और बिहार में ओवैसी ने अपनी जीत की दस्तक दी और लगा कि मुसलमान उसके साथ आ रहे हैं, तो अखिलेश यादव के अंदर एक घबराहट हुई। जो पिछला रमजान गुजरा है, मैंने उस पर बाकायदा रिसर्च किया, कम से कम 15-20 रोजा अफ्तार पार्टियों में उन्होंने शिरकत की, गली कूचों की
रोजा अफ्तार पार्टियों में गई, ईद मिलन, फिर वो जो एक डिस्टेंस बनाए हुए थे जिससे उनको डर लगता था कि कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण कर देती है भारतीय जनता पार्टी ये कह के कि समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों की पार्टी है, तो वो डिस्टेंस बनाए थे हिंदुओं की वोट लेने के लिए, पिछड़ों दलितों की वोट। लेकिन उनको लगा इस चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि मुसलमान हमसे नाराज दिख रहा है, इतने सालों से हम मुसलमानों को कहीं ना कहीं नजरअंदाज कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हम उनके मुद्दों पर मुखर नहीं हो रहे हैं, तो वो ऐसा ना हो कि हमारा आधार खिसक जाए। इसलिए ये भावना जो है वो कांग्रेस को अलग नहीं होने देगी। भले ही साथ में सामंजस्य नहीं है, लेकिन ये लड़ेंगे तो साथ में ही, क्योंकि कांग्रेस को भी पता है कि कांग्रेस के पास कैंडिडेट भी आज की तारीख में नहीं है कि वो सारी सीटों मतलब पर नावेद भाई चुनाव लगता है कि लड़े। कांग्रेस और सपा की जो बेस वोट है वो मान के चल रहे हैं कि वो मुस्लिम मतदाता ही बेस वोट है। हाँ, मतलब और दूसरी आपकी बात जो नजर में महत्वपूर्ण जो मैं आपने कह रहा हूं। बात कही, हाँ। बस बस एक बात मैं कह दूं, जो बसपा पर आपने सवाल उठाया तब मुझे कतई नहीं लग रहा है कि बसपा मैदान में उसकी कोई तैयारी कर रही है। जिस हिसाब से उत्तर प्रदेश इतनी हॉट पॉलिटिकल स्टेट है, यहां पर जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी तैयारी कर रही है, और अखिलेश यादव भी कहीं ना कहीं, उनका कैडर है, उनका संगठन है, समय समय पर वो मुद्दों पर बात करते हैं, उनका आज बहुत बड़ी शक्ति है, एक बहुत बड़ा पीडीए का कॉन्सेप्ट है, उनके पास एक वोट बैंक है, वो पिछड़ों और दलितों को कहीं ना कहीं रिझा भी रहे हैं, दलित उनके साथ भी आए हैं। ऐसी ताकत के बावजूद बसपा की जो बात लोग कह रहे थे, मुझे तैयारी नहीं नजर आ रही है। इतनी बड़ी परीक्षा के लिए अगर वो 3 महीने के बाद एक कार्यक्रम करने जा रही है, तो मैं इसको कतई नहीं तैयारी मानता हूं। दूसरी बात यह कि बसपा अकेले लड़े, जो एक सीट पर और 0 सीट पे पड़ी हुई है, जिसका संगठन बिखर चुका है, जिसके सारे नेता इधर उधर जा चुके हैं, वो अकेले कैसे लड़ेगी? ये दलित समाज जो प्यार करता है बसपा से, वो भी ये समझता है कि हमारा वोट बेकार चला जाएगा, लेकिन उसकी यहाँ पहली नावेद